क्या आप जानते हैं कि जिस आदमी ने पूछा था, क्या ये दुनिया सिर्फ एक सपना है, वही आदमी एक गुप्त प्रेम कहानी में था, एक सेना में लड़ा और अपनी बेटी की मौत से बिखर गया। ये है रेने डेकार्ट की वो कहानी जो शायद ही किसी ने सुनाई हो। सिर्फ मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ कहने वाले दार्शनिक की नहीं, बल्कि उस इंसान की जिसने प्यार किया, खोया, लड़ा और एक ठंडी सुबह स्वीडन में अपनी आखिरी सांस ली। तो चलिए किताबों से सीखा के साथ जानते हैं डेकार्ट के जीवन की वो सच्चाई जो दर्शन की किताबें नहीं बताती। अध्याय 1 बचपन और शिक्षा। 31 मार्च 1596 की सुबह फ्रांस के छोटे से शहर ला हे में एक कमजोर बच्चे का जन्म हुआ। इतना कमजोर कि डॉक्टरों को शक था कि ये बच्चा जीवित भी रहेगा या नहीं। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये नाजुक सा बच्चा एक दिन पूरी दुनिया के सोचने का तरीका बदल देगा। इस बच्चे का नाम था रेने डेकार्ट। डेकार्ट का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता जोआकिम डेकार्ट ब्रिटनी संसद में एक मैजिस्ट्रेट थे, एक सम्मानित और शिक्षित परिवार। लेकिन डेकार्ट का जीवन की शुरुआत दुख से हुई। जब वो सिर्फ 1 साल के थे, तभी उनकी मां जीन ब्रोशार्ड की मृत्यु हो गई। एक ऐसा खालीपन जो शायद उनके पूरे जीवन में रहा। रेने अपनी दादी और नर्स के साथ बड़े हुए। बचपन से ही वो बेहद कमजोर और बीमार रहते थे। उन्हें सांस की तकलीफ थी और वो अक्सर बीमार पड़ जाते थे। डॉक्टरों का मानना था कि शायद ये लड़का ज्यादा दिन नहीं जिएगा। लेकिन इसी कमजोरी ने डेकार्ट को एक अनोखा तोहफा दिया, सोचने का समय। क्योंकि वो इतने बीमार रहते थे, उन्हें सुबह देर तक बिस्तर पर आराम करने की इजाजत थी। और इन्हीं सुबहों में बिस्तर पर लेटे लेटे छोटे रेने सोचते रहते थे, छत को देखते रहते थे, सवाल पूछते रहते थे। ये आदत उनके जीवन भर रही। वो हमेशा सुबह देर तक बिस्तर में रहकर सोचना पसंद करते थे। कौन जानता था कि ये आलस एक दिन दुनिया की सबसे क्रांतिकारी फिलॉसफी को जन्म देगा। 1606 में जब रेने 10 साल के हुए तो उन्हें ला फ्लेश के जेसुइट कॉलेज में भेजा गया। ये उस समय फ्रांस का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल था। किंग हेनरी चतुर्थ ने खुद इस स्कूल की स्थापना की थी। यहाँ यूरोप के सबसे अच्छे शिक्षक पढ़ाते थे। सख्त अनुशासन, धार्मिक शिक्षा और गहन अध्ययन, ये सब जेसुइट शिक्षा का हिस्सा था। लेकिन यहाँ भी डेकार्ट को एक खास छूट मिली। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए स्कूल के रेक्टर फादर शार्लट ने उन्हें सुबह की प्रार्थना और क्लास से छूट दे दी। रेने सुबह अपने कमरे में आराम कर सकते थे और बाद में क्लास में आ सकते थे। अन्य छात्रों को यह अजीब लगता था, लेकिन शिक्षकों ने देखा कि ये लड़का असाधारण रूप से तेज दिमाग का है। ला फ्लेश में डेकार्ट ने लैटिन, ग्रीक, गणित, भौतिकी, तर्कशास्त्र और दर्शन का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अरस्तु के दर्शन को पढ़ा, जो उस समय यूरोप में सर्वोच्च माना जाता था। उन्होंने धर्मशास्त्र पढ़ा, उन्होंने साहित्य और इतिहास पढ़ा। वो एक उत्कृष्ट छात्र थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में असंतोष बढ़ने लगा। वो देख रहे थे कि दर्शन में सदियों से एक भी सवाल का पक्का जवाब नहीं मिला है। हर दार्शनिक की अपनी राय है, कोई किसी से सहमत नहीं है। ये सब बहस तो बहुत है, लेकिन सच कहाँ है? उन्हें लगा कि ये सब एक विशाल लेकिन खोखला महल है। बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। गणित में उन्हें कुछ संतोष मिला। यहाँ सब कुछ स्पष्ट है। 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यहाँ कोई बहस नहीं, कोई मतभेद नहीं, यहाँ सिर्फ सच है। डेकार्ट को लगा कि अगर दर्शन में भी गणित जैसी निश्चितता लाई जा सके तो कितना अच्छा हो। 1614 में 18 साल की उम्र में डेकार्ट ने ला फ्लेश से स्नातक किया। वो सम्मान के साथ पास हुए। उनके शिक्षक उनकी प्रतिभा से प्रभावित थे, लेकिन रेने खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि 8 साल की शिक्षा के बाद भी उनके पास कोई पक्का ज्ञान नहीं है। बस किताबों में लिखी बातें याद हैं, जिनमें से आधी एक दूसरे का विरोध करती हैं। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें पोइटियस यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ने भेजा। ये एक संपन्न परिवार के बेटे के लिए स्वाभाविक रास्ता था। 1616 में उन्होंने कानून में डिग्री हासिल की, लेकिन डेकार्ट का दिल कानून में नहीं था। उन्हें लगा कि कानून भी इंसानों की बनाई हुई व्यवस्था है, जो देश देश समय समय पर बदलती रहती है। यहाँ भी कोई शाश्वत सत्य नहीं है।
अब 20 साल के रिने डेकार्ट एक चौराहे पर खड़े थे। उनके पास अच्छी शिक्षा थी, एक सम्मानित परिवार था और कानून की डिग्री थी। वो चाहते तो अपने पिता की तरह मजिस्ट्रेट बन सकते थे, एक आरामदायक सुरक्षित जीवन जी सकते थे। लेकिन डेकार्ट ने एक साहसिक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मैं अब किताबों की दुनिया छोड़ता हूं, मैं असली दुनिया में जाऊंगा। मैं दुनिया की किताब पढ़ूंगा, मैं अलग अलग जगह जाऊंगा, अलग अलग लोगों से मिलूंगा, अलग अलग अनुभव हासिल करूंगा। शायद वहां मुझे वो सच्चाई मिल जाए जो किताबों में नहीं मिली। और इसी निर्णय के साथ शुरू हुआ डेकार्ट के जीवन का सबसे रोमांचक अध्याय। 1618 में 22 साल के रेने डेकार्ट पेरिस से निकल पड़े। उनके पास कोई पक्का प्लान नहीं था, कोई गंतव्य नहीं था, बस एक जिज्ञासा थी और सच्चाई खोजने की ललक थी। वो नहीं जानते थे कि ये यात्रा उन्हें कहाँ ले जाएगी। वो नहीं जानते थे कि इस यात्रा में उन्हें युद्ध देखने को मिलेगा, प्यार मिलेगा, एक रहस्यमय सपना देखेंगे जो उनकी जिंदगी बदल देगा, और वो एक ऐसे विचार तक पहुंचेंगे जो मानव इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। लेकिन अभी तो ये सब भविष्य में था। अभी तो एक युवा रेने डेकार्ट थोड़े बीमार, थोड़े भ्रमित, लेकिन पूरी तरह से दृढ़ दुनिया को खोजने के लिए निकल पड़े थे। अध्याय 2, सैनिक और खोजी। 1618 की गर्मियों में 22 साल का रेने डेकार्ट हॉलैंड पहुंचा। यूरोप उस समय उथल-पुथल में था। 30 साल का युद्ध अभी अभी शुरू हुआ था, एक ऐसा भयानक युद्ध जो पूरे यूरोप को तबाह कर देगा। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, राज्य और साम्राज्य टकरा रहे थे, और इसी अराजकता में डेकार्ट ने एक अजीब फैसला लिया। वो सेना में शामिल हो गए। लेकिन डेकार्ट कोई साधारण सैनिक नहीं बने। उन्होंने प्रिंस मॉरिस ऑफ नासाउ की सेना में एक स्वयंसेवक के रूप में प्रवेश किया। उस समय ये संपन्न युवाओं के लिए एक फैशन था, बिना वेतन के, बिना किसी दायित्व के, सिर्फ अनुभव और साहसिक कार्य के लिए सेना में शामिल होना। डेकार्ट को लड़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें दिलचस्पी थी सैन्य इंजीनियरिंग में, किलेबंदी में, गणित के व्यवहारिक उपयोग में। ब्रेडा शहर में एक दिन डेकार्ट सड़क पर चल रहे थे, तभी उन्होंने दीवार पर डच भाषा में एक गणितीय पहेली देखी। डेकार्ट को डच नहीं आती थी। उन्होंने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा कि क्या वो इसका अनुवाद कर सकते हैं। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं अनुवाद कर दूंगा, लेकिन अगर तुम इस समस्या को हल कर दो तो। ये व्यक्ति था आइजैक बीकमैन, एक प्रतिभाशाली डच वैज्ञानिक और गणितज्ञ। डेकार्ट ने कुछ ही घंटों में वो पहेली हल कर दी। बीकमैन हैरान रह गया। इस युवा फ्रांसीसी सैनिक में उसे एक असाधारण प्रतिभा दिखाई दी। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। बीकमैन डेकार्ट से 8 साल बड़ा था और उसने डेकार्ट के सोए हुए जुनून को जगा दिया। बीकमैन गणित और भौतिकी को जोड़कर प्रकृति की समस्याओं को हल करने में विश्वास करता था। उसके साथ बातचीत करते हुए डेकार्ट को पहली बार लगा कि हाँ, ये वही है जो मैं ढूंढ रहा था, विज्ञान और गणित का ये संगम, ये तर्कसंगत दृष्टिकोण। अगले कुछ महीनों में डेकार्ट ने बीकमैन के लिए कई गणितीय और वैज्ञानिक समस्याओं पर काम किया। गिरती हुई वस्तुओं की गति, दबाव और पानी, ध्वनि के गुण, ये सब विषय उन्होंने एक्सप्लोर किए। डेकार्ट ने महसूस किया कि गणित केवल अमूर्त संख्याओं का खेल नहीं है, ये वास्तविक दुनिया को समझने की कुंजी है। 1619 में डेकार्ट ने हॉलैंड छोड़ा और डेनमार्क की यात्रा की। फिर वो जर्मनी गए। वहां उन्होंने ड्यूक ऑफ बावेरिया की सेना में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही सर्दी आ गई और सेना ने शीतकालीन पड़ाव डाल दिया। नवंबर 1619, डैन्यूब नदी के किनारे एक छोटे से गांव में बर्फ गिर रही थी। डेकार्ट एक छोटे से कमरे में थे जिसमें एक स्टोव जल रहा था। बाहर ठंड थी लेकिन अंदर गर्म और शांत। कोई किताब नहीं, कोई साथी नहीं, बस वो, अपने विचार और एक चिमनी की धीमी आवाज। इस कमरे में, इस शांत एकांत में डेकार्ट ने पूरा दिन सोचने में बिताया। वे सोच रहे थे कि क्या सभी विज्ञानों को एक सार्वभौमिक विधि से जोड़ा जा सकता है? क्या एक ऐसी तकनीक हो सकती है जो हर समस्या को हल कर सके? क्या गणित की निश्चितता को दर्शन में लाया जा सकता है? उस रात डेकार्ट को 3 अजीब और शक्तिशाली सपने आए। पहले सपने में उन्हें लगा कि एक तूफान उन्हें उड़ा लिया जा रहा है और वे एक चर्च की शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं।
दूसरे सपने में उन्होंने तेज गड़गड़ाहट सुनी और उन्हें लगा कि उनके कमरे में चिंगारियां उड़ रही हैं। तीसरे सपने में उन्होंने एक किताब देखी, एक विश्वकोश, और उसमें एक कविता थी जो पूछ रही थी कि मैं जीवन में कौन सा रास्ता अपनाऊं। डेकार्ट सुबह उठे तो वो बदल चुके थे। उन्हें लगा कि ये सपने कोई साधारण सपने नहीं थे, ये एक दैवीय संकेत था। उन्हें लगा कि भगवान ने उन्हें एक मिशन दिया है, ज्ञान को पुनर्निर्मित करने का मिशन, सभी विज्ञानों को एकीकृत करने का मिशन, एक ऐसी सार्वभौमिक विधि खोजने का मिशन जो सत्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाए। उस दिन से डेकार्ट ने एक वादा किया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो लोरेटो, इटली में वर्जिन मैरी के मंदिर की तीर्थ यात्रा करेंगे, और उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा ली कि वो अपना जीवन इस महान लक्ष्य को समर्पित करेंगे। अगले कुछ सालों में डेकार्ट ने यूरोप की व्यापक यात्रा की। वो जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली गए। 1623-24 में उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और लोरेटो की तीर्थ यात्रा की। रास्ते में वो वेनिस रुके, जहां उन्होंने गैलीलियो की दूरबीन के बारे में सुना। हर जगह डेकार्ट देख रहे थे, सीख रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। वो वैज्ञानिकों से मिले, दार्शनिकों से मिले, व्यापारियों से मिले, साधारण लोगों से मिले। वो सबसे कुछ न कुछ सीखते थे, लेकिन साथ ही वो अपने मन में एक महान योजना बना रहे थे। 1625 में डेकार्ट पेरिस लौट आए। अब वो 30 साल के हो चुके थे। उनके पिता चाहते थे कि वो कोई सरकारी पद ले लें, लेकिन डेकार्ट को और ही मंजूर था। पेरिस की सामाजिक जिंदगी, पार्टियां, बहसें, ये सब उन्हें विचलित करता था। वो शांति चाहते थे, एकांत चाहते थे। पेरिस में उनकी मुलाकात कुछ प्रभावशाली लोगों से हुई। फादर मेरिन मर्सन, एक भिक्षु जो यूरोप के सभी बड़े विचारकों से पत्राचार करता था। कार्डिनल डी बेरुल, एक शक्तिशाली चर्च अधिकारी जिसने डेकार्ट को प्रोत्साहित किया कि वो अपनी फिलॉसफी पर काम करें और इसे दुनिया के सामने लाएं। लेकिन पेरिस बहुत शोरगुल वाला था, बहुत व्यस्त था। डेकार्ट को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो शांति से सोच सकें, लिख सकें, जहां कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, जहां वो अपने महान काम को पूरा कर सकें। 1628 में डेकार्ट ने एक निर्णय लिया जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। उन्होंने फ्रांस छोड़ने का फैसला किया, हमेशा के लिए। वो हॉलैंड जाने वाले थे, उस समय यूरोप का सबसे उदार, सबसे सहिष्णु और सबसे सुरक्षित देश। हॉलैंड में उन्हें वो मिलेगा जो वो चाहते थे, स्वतंत्रता, शांति और अपने विचारों को विकसित करने का समय। लेकिन हॉलैंड में उन्हें वो भी मिलेगा जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था, प्यार, परिवार और फिर एक ऐसा दर्द जो उनकी आत्मा को झकझोर देगा। 32 साल के रेने डेकार्ट अब न सैनिक थे, न यात्री। अब वो एक दार्शनिक बनने वाले थे, एक ऐसे दार्शनिक जो दुनिया को नए सिरे से सोचना सिखाएगा। अध्याय 3। 1628 की एक धुंधली सुबह पेरिस के बंदरगाह पर एक आदमी चुपचाप एक नाव पर चढ़ा। काला कोट, चौड़ी टोपी, चेहरे पर दाढ़ी। कोई सामान नहीं, बस कुछ किताबें और पांडुलिपियां। ये था रेने डेकार्ट। भाग रहे थे, किससे नहीं बल्कि किसके लिए? अपनी आजादी के लिए। उनका गंतव्य था हॉलैंड। जब नाव ने फ्रांसीसी तट छोड़ा, डेकार्ट ने पीछे मुड़कर देखा। फ्रांस, उनकी जन्मभूमि, धीरे धीरे क्षितिज में गायब हो रहा था। उन्होंने अपने डायरी में लिखा, आज से मैं एक नया जीवन शुरू करता हूं। एक ऐसा जीवन जहां कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि मैं क्या सोच रहा हूं। हॉलैंड उस समय यूरोप का अजूबा था। जब पूरा यूरोप धार्मिक युद्ध की आग में जल रहा था, हॉलैंड ने एक अलग रास्ता चुना था। यहां प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, यहूदी सब साथ रह सकते थे। यहां के बंदरगाहों पर दुनिया भर से व्यापारी आते थे और अपने साथ विचार भी लाते थे। यहां प्रिंटिंग प्रेस पर पाबंदी नहीं थी। यहां सवाल पूछना अपराध नहीं था। डेकार्ट के एक मित्र ने उनसे पूछा, तुम हॉलैंड क्यों जा रहे हो? डेकार्ट ने जवाब दिया, क्योंकि वहां मैं अदृश्य रह सकता हूं, और जब तुम अदृश्य होते हो तब तुम सबसे ज्यादा देख सकते हो। लेकिन हॉलैंड में भी डेकार्ट एक जगह नहीं रुके। अगले 20 सालों में उन्होंने 24 बार घर बदला। आज एम्स्टर्डम की भीड़भाड़ वाली गलियों में, कल फ्रेनेकर के एकांत फार्म हाउस में,
कभी लाइडन यूनिवर्सिटी के पास, जहां विद्वानों की बहसें सुनाई देती थीं, कभी देवेंतर के खेतों के बीच, जहां सिर्फ पक्षियों की आवाज आती थी। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आप इतना घूमते क्यों हैं? डेकार्ट मुस्कुराए, ताकि लोग मुझे ढूंढ ना पाएं। किससे डरते हो? डर नहीं, सावधानी। जब लोग तुम्हें अच्छी तरह जान लेते हैं तो वे तुम्हारे विचारों में दखल देने लगते हैं। मैं अपने विचारों को बंदी नहीं बनाना चाहता। हॉलैंड में डेकार्ट की दिनचर्या बहुत नियमित थी। सुबह वो बचपन की आदत देर तक बिस्तर में रहना, पर्दे बंद, कमरा गर्म, और वो लेटे लेटे छत को घूरते रहते। मर्सेन ने एक बार लिखा, डेकार्ट का कहना है कि उनके सबसे गहरे विचार बिस्तर में आते हैं जब शरीर आराम में होता है और मन मुक्त। दोपहर में वो अपने छोटे से बागीचे में जाते, गुलाब की कटाई करते, टमाटर के पौधों को पानी देते। उन्हें पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। एक बार उन्होंने लिखा, पौधे इंसानों से बेहतर हैं, वे नहीं पूछते कि तुम क्या सोच रहे हो। शाम को लिखना, घंटों लिखना। रात में मोमबत्ती की रोशनी में कलम चरचराती रहती, पन्ने भरते जाते। 1629 में डेकार्ट ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, द वर्ल्ड। ये एक ऐसी किताब होने वाली थी जो पूरे ब्रह्मांड को समझाएगी, न अरस्तु के पुराने विचारों के आधार पर, बल्कि तर्क और गणित के आधार पर। उन्होंने इस किताब में एक खतरनाक विचार रखा, कूपरनिकस का सिद्धांत। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, न कि सूर्य पृथ्वी के। चर्च के लिए यह विधर्म था, लेकिन डेकार्ट को लगा कि विज्ञान को धर्म की बंदिश में नहीं बांधा जा सकता। उन्होंने मर्सेन को लिखा, मैं जानता हूं यह खतरनाक है, लेकिन सच तो सच है, और मैं हॉलैंड में हूं, यहां आजादी है। 4 लंबे साल डेकार्ट ने इस किताब पर काम किया, हर दिन, हर रात। पन्नों का ढेर बढ़ता जा रहा था। 1633 की गर्मी आई, किताब लगभग पूरी हो चुकी थी, बस कुछ महीने और। फिर नवंबर आया, 22 नवंबर 1633। डेकार्ट अपने एम्स्टर्डम के कमरे में बैठे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक कुरियर खड़ा था, हांफता हुआ, पसीने से लथपथ। उसके हाथ में एक पत्र था, मर्सेन से। डेकार्ट ने पत्र खोला, पहली लाइन पढ़ी, उनके हाथ रुक गए। फिर दूसरी लाइन, उनका चेहरा पीला पड़ गया। गैलीलियो गैलीली, वो महान इटालियन वैज्ञानिक जिसने आकाश को देखा था, जिसने बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज की थी। रोम की इंक्विजिशन अदालत ने उसे बुलाया था, आरोप, विधर्म। उसने कहा था कि पृथ्वी घूमती है। चर्च ने कहा, झूठ। 70 साल का बूढ़ा वैज्ञानिक घुटनों पर बैठा कार्डिनलों के सामने कह रहा था, मैं गलत था, मैं पाप करता हूं, मुझे माफ कर दो। उसे आजीवन नजरबंद कर दिया गया था। डेकार्ट ने पत्र अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखें बंद थीं, कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने अपनी मेज की ओर देखा। वहां ले मॉन्ड की पांडुलिपि रखी थी, सैकड़ों पन्ने, हजारों घंटों का काम, उनकी आत्मा का हिस्सा। उसी किताब में वही विचार था जो गैलीलियो ने दिया था, पृथ्वी घूमती है। डेकार्ट उठे, धीरे धीरे पांडुलिपि की ओर बढ़े, उसे उठाया, पन्नों को छुआ, फिर एक लंबी सांस ली। उन्होंने एक संदूक खोला और पूरी पांडुलिपि उसमें रख दी, ताला बंद किया। फिर मर्सेन को जवाब लिखना शुरू किया। मेरे प्रिय मित्र, आज मैंने एक निर्णय लिया है। मैं ले मॉन्ड को नहीं छापूंगा। अगर पृथ्वी का घूमना गलत है, जैसा चर्च कहता है, तो मेरी पूरी फिलॉसफी की नींव ही गलत है। और मैं अपने जीवन से इतना जुड़ा नहीं हूं कि सत्य को त्याग दूं, लेकिन मैं अपने मृत्यु से भी इतना प्यार नहीं करता कि सत्य के लिए शहीद बन जाऊं। मैं जीवित रहूंगा और एक और रास्ता खोजूंगा। उस रात डेकार्ट को नींद नहीं आई। वो खिड़की के पास खड़े रहे। एम्स्टर्डम की नहरों में पानी हिल रहा था, चांदनी में लहरें चमक रही थीं, कहीं दूर किसी चर्च की घंटी बज रही थी। डेकार्ट ने खुद से कहा, नहीं, मैं हारा नहीं, मैंने सिर्फ रणनीति बदली है। अगर मैं सीधे विज्ञान की बात नहीं कर सकता तो मैं विधि की बात करूंगा। अगर मैं नहीं कह सकता कि पृथ्वी घूमती है तो मैं ये बताऊंगा कि हम कैसे जान सकते हैं कि क्या सच है।
मैं दरवाजे से नहीं घुसूंगा तो खिड़की से घुसूंगा। अगले 4 सालों में डेकार्ट ने अपनी सबसे चतुर योजना बनाई। वो एक ऐसी किताब लिखेंगे जो सतह पर बिल्कुल सुरक्षित लगे, जो चर्च को पसंद आए, जिसमें भगवान का प्रमाण हो, आत्मा की अमरता हो, लेकिन गहराई में, बहुत गहराई में उस किताब में क्रांति छिपी होगी। वो इसे लैटिन में नहीं, जो विद्वानों की भाषा थी, बल्कि फ्रेंच में लिखेंगे, ताकि आम लोग भी पढ़ सकें। वो इसे आत्मकथा की तरह लिखेंगे, मैंने ये सोचा, मैंने ये किया, ताकि लगे कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का अनुभव है। कभी लेडन में, कभी किसी गांव में, कभी एम्स्टर्डम में, चुपचाप, धीरे धीरे, सावधानी से। गैलीलियो का भूत उनके कंधे पर बैठा था, लेकिन उनके हाथ नहीं रुके। 1637, 6 साल बाद, वो किताब आखिरकार दुनिया के सामने आई। इसका नाम था डिस्कोर्स द मेथड, यानी विधि पर प्रवचन। और इस किताब ने बिना चर्च को छुए, बिना किसी को नाराज किए, पूरी दुनिया को हिला दिया। अध्याय 4। 1637 की जून। लीडन शहर का एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटर जॉन मेयर अपने दुकान में खड़ा था। हाथ में एक अजीब पांडुलिपि थी। उसने पहला पन्ना पढ़ा। अगर ये किताब कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है, तो मैं उन्हें विनम्रता से याद दिलाता हूं कि इसे पढ़ना जरूरी नहीं है। मेयर मुस्कुराया। ये लेखक दिलचस्प था, बहुत सावधान, लेकिन साथ ही बहादुर भी। किताब का नाम था डिस्कोर्स डी ला मेथड, विज्ञान में सत्य खोजने और अपने तर्क को ठीक से संचालित करने की विधि पर प्रवचन। और सबसे दिलचस्प बात, लेखक का नाम कहीं नहीं था। यह हुमनाम थी। डेकार्ट ने जानबूझकर अपना नाम नहीं दिया था। गैलीलियो का सबक अभी भी ताजा था। उन्होंने सोचा कि पहले देखें कि दुनिया कैसे प्रतिक्रिया करती है। अगर तूफान आया तो मैं कह दूंगा वो किताब मेरी नहीं थी। लेकिन ये कोई साधारण किताब नहीं थी। डेकार्ट ने इसे खास तरीके से डिजाइन किया था, एक ढाल और तलवार दोनों। किताब 4 हिस्सों में थी। पहला हिस्सा, विचारों पर विचार। डेकार्ट ने अपनी जीवन कहानी बताई, कैसे उन्होंने लाफ्लैश में पढ़ा, कैसे वो निराश हुए, कैसे उन्होंने दुनिया की यात्रा की। उन्होंने लिखा कि जैसे ही मेरी उम्र ने मुझे अपने शिक्षकों के नियंत्रण से मुक्त किया, मैंने किताबों का अध्ययन पूरी तरह से छोड़ दिया। मैंने फैसला की कि अब मैं खुद में या दुनिया की महान किताब में सत्य खोजूंगा। ये एक क्रांतिकारी बयान था, लेकिन इतने नर्म तरीके से कहा गया कि कोई नाराज नहीं हो सकता था। वो किसी की आलोचना नहीं कर रहे थे, बस अपनी कहानी सुना रहे थे। दूसरा हिस्सा, 4 नियम। ये किताब का दिल था। डेकार्ट ने लिखा, जिन जटिल और विस्तृत नियमों से तर्कशास्त्र भरा पड़ा है, मैंने उन सब की जगह सिर्फ 4 नियम रखे हैं, और मैंने दृढ़ता से प्रतिज्ञा की कि मैं इन्हें कभी नहीं तोड़ूंगा। पहला नियम, किसी भी चीज को सच मत मानो जब तक वो इतनी स्पष्ट न हो कि संदेह की कोई गुंजाइश न बचे। दूसरा नियम, हर प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। तीसरा नियम, अपने विचारों को क्रम में रखो। सबसे सरल से शुरू करो और धीरे धीरे जटिल की ओर बढ़ो। चौथा नियम, हमेशा पूरी सूची बनाओ और पूरी समीक्षा करो ताकि कुछ छूट न जाए। ये 4 नियम सुनने में बहुत सरल थे, लेकिन इनके पीछे एक गहरा संदेश छिपा था। अधिकारिता को मत मानो, खुद सोचो। परंपरा पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, तर्क का उपयोग करो। ये पूरे मध्ययुगीन शिक्षा प्रणाली पर एक चोट थी, लेकिन इतनी विनम्रता से कि कोई शिकायत नहीं कर सकता था। तीसरा हिस्सा, नैतिकता के कुछ नियम। यहां डेकार्ट ने दिखाया कि वो एक अच्छे कैथोलिक हैं, समाज के नियमों का सम्मान करते हैं। उन्होंने लिखा कि जब तक हम सत्य खोज रहे हैं, हमें समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। ये चर्च को खुश करने के लिए था, एक सुरक्षा कवच। और चौथा हिस्सा, यहां असली तलवार थी। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, कॉगिटो एर्गो सुम। डेकार्ट ने लिखा, मैंने देखा कि जब मैं ये सोचना चाहता था कि सब कुछ झूठ है, तो भी ये जरूरी था कि मैं जो ये सोच रहा है कुछ तो होना चाहिए। और मैंने महसूस किया कि ये सत्य, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं,
इतना पक्का और निश्चित है कि संदेहवादियों की सभी सबसे अतिशयोक्तिपूर्ण धारणाएं भी इसे हिला नहीं सकती। ये वो पहला सिद्धांत था जिसकी वो तलाश कर रहे थे, ज्ञान की वो चट्टान जिस पर वो सब कुछ बना सकते थे। फिर उन्होंने तर्क दिया कि इस एक सच्चाई से वो भगवान के अस्तित्व को साबित कर सकते हैं और भगवान के अस्तित्व से वो भौतिक दुनिया के अस्तित्व को। पूरा तर्क एक गणितीय प्रमाण की तरह था, कदम दर कदम, स्पष्ट और तार्किक। लेकिन डेकार्ट ने यहां भी सावधानी बरती। उन्होंने लिखा, मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी को मेरी विधि अपनानी चाहिए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैंने अपने तर्क को कैसे संचालित किया है। और फिर सबसे चालाक हिस्सा, किताब के साथ 3 वैज्ञानिक निबंध जुड़े थे। डायोप्ट्रिक्स यानी प्रकाश विज्ञान, मीटियोरोलॉजी यानी मौसम विज्ञान और जियोमेट्री यानी ज्यामिति। इन निबंधों में असली विज्ञान था, प्रकाश कैसे काम करता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है और सबसे महत्वपूर्ण एनालिटिकल जियोमेट्री, जो डेकार्ट का सबसे बड़ा गणितीय योगदान था। डेकार्ट की रणनीति साफ थी, दर्शन की मुख्य किताब को इतना सुरक्षित बनाओ कि चर्च नाराज न हो, लेकिन साथ में वैज्ञानिक निबंध दो जो दिखाएं कि ये विधि काम करती है। लोग विज्ञान के लिए आएंगे और दर्शन अपने आप अंदर घुस जाएगा। जून 1637 किताब छपकर आई। पहली प्रतियां पेरिस, लाइडन और एम्स्टर्डम की किताब की दुकानों में पहुंची। डेकार्ट अपने छोटे से किराए के घर में बैठे थे, नाखून चबा रहे थे। उन्होंने मर्सिन को लिखा, मैं बहुत घबराया हुआ हूं, मुझे नहीं पता कि दुनिया कैसे प्रतिक्रिया देगी। पहले कुछ हफ्ते चुप्पी, फिर धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं आने लगीं। पेरिस से मर्सिन ने लिखा, तुम्हारी किताब बहुत चर्चा में है, कुछ लोग इसे प्रतिभा का काम कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि तुमने अरस्तू का अपमान किया है। लाइडन से एक युवा दार्शनिक ने लिखा, यह सबसे स्पष्ट किताब है जो मैंने कभी पढ़ी। लेकिन यूट्रेट यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर ने लिखा, ये खतरनाक है, ये युवाओं को सिखाती है कि वो सब कुछ पर संदेह करें, ये समाज के लिए घातक है। डेकार्ट ने हर पत्र ध्यान से पढ़ा, उन्होंने जवाब लिखे, स्पष्टीकरण दिए, लेकिन कभी बहस में नहीं पड़े, हमेशा विनम्र रहे। सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया आनी थी रोम से। वेटिकन क्या कहेगा? महीने बीते, कोई फरमान नहीं आया, कोई निंदा नहीं। डेकार्ट ने राहत की सांस ली। उनकी रणनीति काम कर गई थी। किताब इतनी सावधानी से लिखी गई थी कि चर्च को कोई सीधा आपत्ति का कारण नहीं मिला। लेकिन दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की दुनिया में हलचल मच गई थी। खासकर युवा दिमाग उत्साहित थे। उन्हें एक नया रास्ता दिख रहा था, खुद सोचने का रास्ता। डेकार्ट ने देखा कि उनकी किताब का असर हो रहा है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने मर्सिन को लिखा, ये सिर्फ शुरुआत है, मुझे और गहराई में जाना है। मुझे दिखाना है कि ये विधि न केवल काम करती है, बल्कि ये सब कुछ साबित कर सकती है। और इसी सोच के साथ डेकार्ट अपनी अगली और सबसे महत्वपूर्ण किताब की योजना बनाने लगे। एक ऐसी किताब जो डिस्कोर्स से भी गहरी होगी, एक ऐसी किताब जो पाठक को एक आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाएगी, संदेह के सबसे गहरे खाई से निश्चितता के सबसे ऊंचे शिखर तक। उस किताब का नाम होगा मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी, प्रथम दर्शन पर ध्यान। और वो किताब डेकार्ट को अमर बना देगी, लेकिन साथ ही वो उन्हें सबसे बड़े विवादों में भी घसीट लेगी। अध्याय 5 1639 एक ठंडी शाम, हॉलैंड के सैंटपोर्ट गांव में डेकार्ट का छोटा सा घर। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। डेकार्ट अपनी मेज पर झुके हुए थे, लिख रहे थे। लेकिन ये कोई साधारण लेखन नहीं था। वो एक ऐसी किताब लिख रहे थे जो पाठक को 6 दिनों की यात्रा पर ले जाएगी। संदेह की सबसे अंधेरी गुफा में उतरने की यात्रा, और फिर वहां से रोशनी तक पहुंचने की यात्रा। उन्होंने पहली लाइन लिखी, कुछ साल पहले मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन में कितनी सारी गलत बातें सच मान ली थीं। ये थी मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी, प्रथम दर्शन पर ध्यान। डिस्कोर्स एक रास्ते का नक्शा था, लेकिन मेडिटेशंस खुद वो यात्रा थी। डेकार्ट ने इसे एक अजीब शैली में लिखा, पहले व्यक्ति में, डायरी की तरह, जैसे कोई अपने मन से बात कर रहा हो। हर ध्यान एक दिन का, 6 ध्यान 6 दिन। पहला ध्यान, जिन चीजों पर संदेह किया जा सकता है। डेकार्ट ने लिखा, आज मैंने अपने आप को सभी परवाहों से मुक्त कर लिया है। मैं अकेला हूं, शांत हूं,
मैं गंभीरता से और स्वतंत्रता रूप से अपने सभी विश्वासों को नष्ट करने में लग गया हूं। वो आगे बढ़े। इंद्रियों पर संदेह। मैंने देखा है कि इंद्रियां कभी कभी धोखा देती हैं, और बुद्धिमानी यही है कि हम उन पर पूरी तरह भरोसा न करें जिन्होंने हमें एक बार धोखा दिया है। फिर स्वप्न का तर्क। मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं अभी सपना नहीं देख रहा? मैंने कितनी बार सपने में सोचा है कि मैं जागा हुआ हूं, कपड़े पहने हूं, आग के पास बैठा हूं, जबकि असल में मैं नग्न बिस्तर में लेटा था। और फिर सबसे भयानक परिकल्पना, मैं मान लूंगा कि कोई भगवान नहीं है, बल्कि एक दुष्ट राक्षस है, उतना ही शक्तिशाली लेकिन धोखेबाज है, जिसने अपनी सारी ताकत मुझे धोखा देने में लगा दी है। डेकार्ट रुके। उन्होंने अपनी कलम नीचे रख दी। ये बहुत खतरनाक था। दुष्ट राक्षस, ये विचार चर्च को नाराज कर सकता था, लेकिन बिना इसके वो अपने शक को चरम सीमा तक नहीं ले जा सकते थे। उन्होंने फिर लिखना शुरू किया। तो मैं मान लूंगा कि आकाश, आवाज, पृथ्वी, रंग, आकार, ध्वनियां सब उस राक्षस के जाल हैं। मैं खुद को बिना हाथ, बिना आंख, बिना मांस, बिना खून, बिना किसी इंद्रिय के मानूंगा। पहला ध्यान समाप्त। पाठक पूर्ण अंधकार में है। दूसरा ध्यान, मानव मन की प्रकृति और ये कि ये शरीर से बेहतर जाना जा सकता है। यहां रोशनी की पहली किरण आई। लेकिन रुको, डेकार्ट ने लिखा, अगर वो दुष्ट राक्षस मुझे धोखा दे रहा है तो एक बात तो निश्चित है, मुझे धोखा दिया जा रहा है। और अगर मुझे धोखा दिया जा रहा है तो मैं जरूर मौजूद हूं। वो मुझे जितना चाहे धोखा दे, लेकिन जब तक मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ हूं, तब तक वो मुझे कुछ नहीं बना सकता। और फिर वो प्रसिद्ध वाक्य। तो इस सोच विचार के बाद मुझे ये निष्कर्ष निकालना होगा, ये घोषणा, मैं हूं, मैं मौजूद हूं, जब भी मैं इसे कहता हूं या इसे सोचता हूं, अनिवार्य रूप से सच है। कॉगिटो एर्गो सुम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। डेकार्ट मुस्कुराए। उन्होंने अपनी चट्टान पाली थी। अगले 4 ध्यान में डेकार्ट ने कदम दर कदम अपना महल बनाया। तीसरे ध्यान में भगवान का अस्तित्व, चौथे में सत्य और असत्य, 5वें में भौतिक चीजों का सार, 6ठे में भौतिक चीजों का अस्तित्व और मन और शरीर का अंतर। हर कदम तार्किक था, गणित के प्रमाण की तरह। कोई छलांग नहीं, कोई धार्मिक आस्था का सहारा नहीं, सिर्फ तर्क। 1640 तक किताब लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन डेकार्ट ने इसे तुरंत प्रकाशित नहीं किया। उन्हें एक शानदार विचार आया। उन्होंने मर्सिंग को लिखा, मैं चाहता हूं कि तुम इसे यूरोप के सबसे बड़े विद्वानों के बीच भेजो, उनसे आपत्तियां मांगो, जो भी गलती उन्हें दिखे वे मुझे बताएं, और फिर मैं उन सभी आपत्तियों का जवाब लिखूंगा। और ये सब मेडिटेशंस, आपत्तियां और मेरे जवाब एक साथ प्रकाशित होंगे। ये एक प्रतिभाशाली रणनीति थी। अगर किताब सीधे छपती तो आलोचक बाद में हमला करते, लेकिन अगर सभी आपत्तियां पहले ही किताब में हैं और उनके जवाब भी, तो कोई नया हमला नहीं कर सकता। मर्सेन ने पांडुलिपि की कॉपियां बनवाईं, एक फ्रांस के सबसे बड़े धर्मशास्त्रियों को, एक इंग्लैंड के दार्शनिक टॉमस हॉब्स को, एक डच प्रोफेसरों को। जवाब आने लगे और वे तीखे थे। एक धर्मशास्त्री ने लिखा, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे अस्तित्व का पहला प्रमाण तुम्हारा सोचना है? बाइबल कहती है कि भगवान ने हमें बनाया, भगवान पहले हैं। टॉमस हॉब्स, वो कठोर इंग्लिश दार्शनिक, ने और भी तीखी टिप्पणी की, तुम्हारा मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं कुछ साबित नहीं करता। ये तो ऐसा है जैसे कहो मैं टहल रहा हूं इसलिए मैं हूं। टहलना भी तो एक क्रिया है। पियरे गैसेंडी, एक फ्रांसीसी पादरी और वैज्ञानिक, ने सबसे लंबी आपत्ति भेजी। उसने लिखा, तुम्हारा भगवान का प्रमाण एक चक्रीय तर्क है। तुम भगवान को साबित करने के लिए अपने स्पष्ट विचारों पर भरोसा करते हो और अपने स्पष्ट विचारों पर भरोसा करने के लिए भगवान का सहारा लेते हो। डेकार्ट ने हर आपत्ति ध्यान से पढ़ी। कुछ पर वह मुस्कुराए, कुछ पर गुस्सा हुए, लेकिन उन्होंने हर एक का जवाब दिया। धर्मशास्त्री को उन्होंने लिखा, मैं भगवान को नकार नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरे लिए मेरे अपने अस्तित्व का पहला प्रमाण मेरी चेतना है। हॉब्स को उन्होंने लिखा, टहलना शारीरिक क्रिया है जिस पर मैं संदेह कर सकता हूं, लेकिन सोचना ऐसी क्रिया है जिस पर संदेह करने की कोशिश भी सोचना ही है। यही इसे खास बनाता है।
गैसेंडी को उन्होंने एक लंबा विस्तृत जवाब दिया, कभी विनम्र कभी व्यंग्यात्मक। एक जगह उन्होंने लिखा, हे मास, तुम जो केवल मास हो, तुम मुझे जो मन हूं कैसे समझोगे। ये थोड़ा अभिमानी था और गैसेंडी नाराज हो गया, लेकिन डेकार्ट ने परवाह नहीं की। उन्हें अपने तर्क पर पूरा भरोसा था। 1641 आखिरकार किताब तैयार थी, मेडिटेशंस डे प्रिमा फिलोसॉफी, लैटिन में, क्योंकि ये विद्वानों के लिए थी। पहले पन्ने पर समर्पण था पेरिस यूनिवर्सिटी के पवित्र धर्मशास्त्र संकाय के अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिष्ठित पुरुषों को। ये कोई साधारण समर्पण नहीं था, ये एक ढाल थी। डेकार्ट चर्च को दिखा रहे थे, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, मैं भगवान का अस्तित्व साबित कर रहा हूं, मैं आत्मा की अमरता दिखा रहा हूं। किताब छपी, पेरिस, एम्स्टर्डम, लीडन में पहुंची और यूरोप के बौद्धिक जगत में तूफान आ गया। कुछ ने इसे प्रतिभा का काम कहा। पेरिस के एक युवा दार्शनिक ने लिखा, यह दर्शन का नया जन्म है, अरस्तु का युग खत्म हुआ। लेकिन बहुत से लोग नाराज थे, खासकर यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। उनमें से एक गिस्बर्ट वॉटियस ने डेकार्ट को खुली चुनौती दी। उसने अपने छात्रों से कहा, यह आदमी खतरनाक है, ये युवाओं को सिखा रहा है कि वे सब कुछ पर संदेह करें, ये नास्तिकता का रास्ता है। डेकार्ट अपने शांत घर में ये सब पढ़ रहे थे। उन्होंने मर्सेन को लिखा, मैं जानता था कि विरोध होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना व्यक्तिगत हो जाएगा। ये लोग मेरे विचारों पर नहीं, मुझ पर हमला कर रहे हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात अभी होने वाली थी, क्योंकि वॉटियस सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं था, वो यूट्रेक्ट शहर के परिषद में भी शक्तिशाली था और वो डेकार्ट को हॉलैंड से बाहर निकालने की योजना बना रहा था। डेकार्ट को एहसास हुआ, प्रसिद्धि की कीमत चुकानी पड़ती है। अध्याय 6। मई 1643 द हेग के पास एक शाही महल। प्रिंसेस एलिजाबेथ ऑफ बोहेमिया अपने कमरे में बैठी थीं। हाथ में एक किताब थी, मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी। वो 25 साल की थीं, लंबे बाल, तेज आंखें और एक दिमाग जो यूरोप के किसी भी विद्वान को टक्कर दे सकता था। वो लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, डच, जर्मन, अंग्रेजी सब बोलती थी। गणित और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। उनके पिता फ्रेडरिक पंचम एक बार बोहेमिया के राजा थे, लेकिन 30 साल के युद्ध में हार गए। परिवार को निर्वासन में जीना पड़ रहा था। कोई राज्य नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस यादें और टूटे हुए सपने। एलिजाबेथ किताब पढ़ रही थीं। जब वो छठे मेडिटेशन पर पहुंची तो रुक गईं। डेकार्ट ने लिखा था कि मन और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। मन सोचने वाला, गैर भौतिक, शरीर विस्तारित, भौतिक। एलिजाबेथ ने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने एक पन्ना लिया और लिखना शुरू किया। महोदय डेकार्ट, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। अगर मन और शरीर दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, एक गैर भौतिक, दूसरा भौतिक, तो वे एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं? जब मैं अपना हाथ उठाने का फैसला करती हूं, तो मेरा गैर भौतिक मन मेरे भौतिक हाथ को कैसे हिलाता है? ये तो ऐसा है जैसे एक भूत दीवार से गुजर सकता है, लेकिन फिर एक कुर्सी भी उठा सकता है। ये कैसे संभव है? उन्होंने पत्र भेजा। जब डेकार्ट को यह पत्र मिला, वो चौंक गए। ये कोई साधारण सवाल नहीं था, ये उनकी पूरी फिलॉसफी की सबसे कमजोर कड़ी पर सीधा हमला था। और ये सवाल एक प्रिंसेस ने पूछा था। डेकार्ट ने तुरंत जवाब लिखा, आदरणीय राजकुमारी, आपका सवाल इतना तीक्ष्ण है कि मुझे स्वीकार करना होगा कि ये वही सवाल है जो मुझे भी परेशान करता है। लेकिन मेरा मानना है कि मन और शरीर का संबंध पीनियल ग्रंथि के माध्यम से होता है, जो मस्तिष्क के केंद्र में है। एलिजाबेथ ने जवाब पढ़ा, मुस्कुराई, फिर वापस लिखा, महोदय, आपका जवाब मुझे संतुष्ट नहीं करता। पीनियल ग्रंथि भी तो भौतिक है, तो मेरा सवाल फिर वही है, गैर भौतिक मन भौतिक ग्रंथि को कैसे छूता है? इस तरह शुरू हुआ इतिहास का एक सबसे खूबसूरत बौद्धिक संवाद। अगले 6 सालों में डेकार्ट और एलिजाबेथ ने 50 से ज्यादा पत्र लिखे, दर्शन पर, गणित पर, नैतिकता पर, जीवन पर। डेकार्ट जल्दी समझ गए कि वो किसी साधारण राजकुमारी से बात नहीं कर रहे।
एलिजाबेथ का दिमाग किसी भी यूरोपीय प्रोफेसर से तेज था और शायद उससे ज्यादा ईमानदार भी। एक बार देकार्त ने उन्हें लिखा, मैडम, आपके साथ पत्राचार मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। आप वो सवाल पूछती हैं जो दूसरे लोग पूछने से डरते हैं। एलिजाबेथ ने जवाब दिया, महोदय, मैं इसलिए सवाल पूछती हूं क्योंकि मुझे सच्चाई चाहिए, चापलूसी नहीं। और आप एकमात्र दार्शनिक हैं जो एक महिला के सवालों को गंभीरता से लेते हैं। ये सच था। उस समय के अधिकांश दार्शनिक मानते थे कि महिलाओं के पास तर्क करने का दिमाग नहीं होता, लेकिन देकार्त अलग थे। उन्होंने एलिजाबेथ को एक समान बौद्धिक साथी माना। 1645 में एलिजाबेथ एक गहरे अवसाद में चली गईं। उनके भाई की हत्या हो गई थी, परिवार में घोटाले हो रहे थे, वो बीमार पड़ गईं, बुखार, कमजोरी, अनिद्रा। उन्होंने डेकार्ट को लिखा, मैं टूट चुकी हूं, मेरा शरीर और मन दोनों बीमार हैं। और शायद आप सही हैं, वे अलग नहीं हैं, क्योंकि जब मन दुखी होता है तो शरीर भी बीमार पड़ जाता है। डेकार्ट का दिल पिघल गया। उन्होंने बहुत लंबे, बहुत व्यक्तिगत पत्र लिखे, दार्शनिक तर्क नहीं बल्कि दिलासा। उन्होंने उसे सेनेका पढ़ने की सलाह दी, प्राचीन स्टोइक दार्शनिक जो दुख के बीच शांति खोजना सिखाता था। उन्होंने लिखा, प्रिय राजकुमारी, दर्शन केवल किताबों में नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। हम भाग्य को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने विचारों को बदल सकते हैं। एलिजाबेथ धीरे धीरे ठीक हुई और उन्होंने डेकार्ट से कहा, आपने मुझे बचाया, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि आप ये सब एक किताब में लिखें, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए जो जीवन के दुखों से जूझ रहे हैं। डेकार्ट ने सोचा, हाँ, ये सही है। उन्होंने मेटाफिजिक्स को कवर किया था, विज्ञान पर लिखा था, लेकिन जीवन कैसे जीना है ये उन्होंने कभी विस्तार से नहीं लिखा था। और इसी तरह से एलिजाबेथ की प्रेरणा से डेकार्ट ने अपनी आखिरी महान किताब लिखना शुरू किया, द पैशंस ऑफ द सोल, आत्मा के जुनून। ये किताब इमोशंस के बारे में थी। प्यार, नफरत, खुशी, दुख, ईर्ष्या, उम्मीद, ये सब क्या हैं? ये कहाँ से आते हैं और हम इन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? डेकार्ट ने लिखा, भावनाएं बुरी नहीं हैं, वे हमारे मन और शरीर के बीच का संपर्क हैं, लेकिन हमें उनके गुलाम नहीं बनना चाहिए। हमें उन्हें समझना चाहिए और फिर तर्क के साथ उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। उन्होंने पूरी किताब एलिजाबेथ को समर्पित की। पहले पृष्ठ पर लिखा, बोहेमिया की राजकुमारी एलिजाबेथ को, जिनकी बुद्धि और दयालुता ने इस किताब को संभव बनाया। लेकिन डेकार्ट और एलिजाबेथ का रिश्ता सिर्फ बौद्धिक नहीं था, वहां कुछ और भी था। एक बार डेकार्ट ने लिखा, मैडम, अगर मैं युवा होता और अगर परिस्थितियां अलग होती। फिर वो रुक गए, वाक्य पूरा नहीं किया। एलिजाबेथ ने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उस पत्र को जीवन भर संभाल कर रखा। क्या ये प्यार था? शायद, लेकिन एक ऐसा प्यार जो सामाजिक बाधाओं से बंधा था। वो एक निर्वासित राजकुमारी थीं, वो एक साधारण दार्शनिक थे। उनकी दुनिया अलग थी, लेकिन दिमाग और आत्मा के स्तर पर वे एक दूसरे के सबसे करीब थे। 1644 डेकार्ट ने एक और महत्वपूर्ण किताब प्रकाशित की, प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी, दर्शन के सिद्धांत। ये उनके पूरे दर्शन का एक सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण था, मेटाफिजिक्स से लेकर भौतिकी तक, एक सुव्यवस्थित पाठ्यपुस्तक। इस किताब को भी उन्होंने एलिजाबेथ को समर्पित किया। आपकी बुद्धि असाधारण है। आप न केवल मेटाफिजिक्स और गणित में निपुण हैं, बल्कि उन सभी विज्ञानों में भी जो मेटाफिजिक्स से निकलते हैं। और जो सबसे दुर्लभ है, आप इन सब के बावजूद दयालु और विनम्र हैं। एलिजाबेथ ने पढ़ा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों में किसी ने उनकी बुद्धि को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। हर कोई बस उनके खोए हुए राज्य के बारे में, उनकी शादी की संभावनाओं के बारे में बात करता था। डेकार्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें वो दिया जो वो सबसे ज्यादा चाहती थीं, बौद्धिक रिस्पेक्ट, लेकिन जीवन उन्हें अलग करने वाला था। एलिजाबेथ को जर्मनी जाना था। डेकार्ट की प्रसिद्धि बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही दुश्मन भी। उनका आखिरी पत्र बहुत छोटा था। एलिजाबेथ ने लिखा, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। डेकार्ट ने लिखा, और आप हमेशा मेरी सबसे प्रिय मित्र और सबसे बुद्धिमान आलोचक रहेंगी। ये दो महान दिमागों का मिलन था, दो अकेली आत्माओं का संगम,
और शायद अपने तरीके से ये इतिहास की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी थी, शब्दों की, विचारों की, सम्मान की। अध्याय 7। 1645 यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी का मुख्य हॉल। प्रोफेसर गिस्बर्ट वोएटियस मंच पर खड़े थे। उनके हाथ में डेकार्ट की किताब थी। उन्होंने उसे ऊंचा उठाया और गुस्से से चिल्लाए, ये किताब जहर है। ये हमारे युवाओं को सिखा रही है कि वे चर्च पर, बाइबल पर, हर चीज पर संदेह करें। ये व्यक्ति, ये डेकार्ट एक खतरा है, एक नास्तिक है, और हमें इसे हॉलैंड से बाहर निकालना होगा। छात्रों ने तालियां बजाईं, कुछ चिल्लाए, बाहर निकालो, बाहर निकालो। वोएटियस मुस्कुराया। वो जानता था कि वो जीत रहा था। उसी दिन यूट्रेक्ट से 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में डेकार्ट अपने बगीचे में टहल रहे थे। उनके हाथ में एक पत्र था मर्सेन से। रेने, वोएटियस तुम्हें नष्ट करने पर तुला है। वो यूट्रेक्ट शहर परिषद में तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारी किताबें हॉलैंड में प्रतिबंधित होनी चाहिए। सावधान रहो। डेकार्ट का हाथ कांपा। उन्होंने पत्र को मसल दिया। यह सिर्फ शुरुआत थी। गिस्बर्ट वोएटियस सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं था, वो एक शक्तिशाली धर्मशास्त्री था, यूट्रेक्ट के कैल्विनिस्ट चर्च का नेता था, और वो डेकार्ट से नफरत करता था। क्यों? क्योंकि डेकार्ट का दर्शन उसकी पूरी दुनिया को चुनौती देता था। वोएटियस का मानना था कि सत्य बाइबल में है। बाइबल कहती है तो वो सच है, कोई सवाल नहीं, कोई संदेह नहीं। लेकिन डेकार्ट कह रहे थे, सब कुछ पर संदेह करो, सिर्फ तर्क पर भरोसा करो। ये सीधी टक्कर थी। 1645 में वोएटियस ने अपना हमला तेज कर दिया। उसने यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी में डेकार्ट की फिलॉसफी पढ़ाने पर प्रतिबंध लगवा दिया। उसने अपने छात्रों को डेकार्ट के खिलाफ पैम्फलेट लिखने के लिए कहा। एक पैम्फलेट में लिखा था, डेकार्ट का कहना है कि जानवरों में आत्मा नहीं होती, वो सिर्फ मशीन है। ये कितना क्रूर विचार है। अगले दिन वो कहेगा कि इंसानों में भी आत्मा नहीं है। डेकार्ट ने पढ़ा। उनका खून खौल गया। उन्होंने अपने दोस्त रेगियस, जो यूट्रेक्ट में मेडिसिन के प्रोफेसर थे, को लिखा, ये लोग मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि जानवरों को दर्द नहीं होता। मैंने सिर्फ ये कहा कि उनकी चेतना इंसानों जैसी नहीं है। लेकिन वोएटियस रुकने वाला नहीं था। उसने और बड़ा कदम उठाया। मार्च 1647 वोएटियस ने यूट्रेक्ट की शहर परिषद के सामने एक औपचारिक शिकायत दर्ज की। रेने डेकार्ट ने हमारे विश्वविद्यालय को बदनाम किया है। उसकी किताबें युवाओं को बिगाड़ रही हैं। मैं मांग करता हूं कि उसे हॉलैंड से निर्वासित किया जाए। जब यह खबर डेकार्ट तक पहुंची, वो सदमे में आ गए। निर्वासन? हॉलैंड से? यह तो उनका घर था 20 सालों से। यहां उन्होंने अपना सब कुछ लिखा था, और अब उन्हें यहां से निकाला जा सकता था। उस रात डेकार्ट को नींद नहीं आई। वो अपने कमरे में टहल रहे थे। खिड़की के बाहर अंधेरा था, कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे। उन्होंने खुद से कहा, गैलीलियो को मैंने देखा, उसे धर्म विरोधी कहा गया, अब मुझे नास्तिक कहा जा रहा है। क्या मैं उसी रास्ते पर हूं? लेकिन डेकार्ट लड़ने वाले नहीं थे। वो राजनीति में माहिर नहीं थे। वो एक अकेले शर्मीले दार्शनिक थे। उन्होंने एक और रास्ता चुना। उन्होंने फ्रांस के राजदूत से मदद मांगी। उन्होंने प्रिंस ऑफ ऑरेंज यानी कि हॉलैंड के शासक को पत्र लिखा। उन्होंने कहा, मैं एक वफादार कैथोलिक हूं। मैंने ईश्वर के अस्तित्व को साबित किया है। मैंने आत्मा की अमरता दिखाई है। मैं चर्च का दुश्मन नहीं हूं। प्रिंस ऑफ ऑरेंज ने हस्तक्षेप किया। उसने यूट्रेक्ट परिषद को आदेश दिया, डेकार्ट को परेशान मत करो। वो एक प्रसिद्ध विद्वान है। हॉलैंड को उस पर गर्व होना चाहिए। वोएटियस हार गया। निर्वासन का आदेश नहीं आया। लेकिन डेकार्ट जानते थे कि यह जीत अस्थायी थी। वोएटियस अभी भी वहां था, नफरत अभी भी वहां थी। उन्होंने मर्सेन को लिखा, मैं थक गया हूं इन भैंसों से, इन हमलों से। मैं सिर्फ शांति से सोचना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं, लेकिन ये लोग मुझे सोने नहीं देते। और सिर्फ यूट्रेक्ट ही नहीं था, लीडन में भी समस्याएं थीं। एक युवा प्रोफेसर जेकोबस रीवियस ने डेकार्ट पर हमला किया। उसने अपने व्याख्यान में कहा, डेकार्ट का गणित सही हो सकता है, लेकिन उसका दर्शन खतरनाक है। वो ज्ञान को व्यक्तिगत तर्क पर आधारित करता है, लेकिन व्यक्तिगत तर्क गलत हो सकता है। हमें परंपरा पर, चर्च पर भरोसा करना चाहिए।
डेकार्ट के पास रक्षा करने वाले भी थे। उनके पुराने छात्र और मित्र हेनरिक रेगियस ने लीडेन में डेकार्ट के विचारों का समर्थन किया, लेकिन रेगियस ने गलती की। उसने डेकार्ट के विचारों को अपने तरीके से व्याख्या करना शुरू किया। उसने कहा, शायद मन और शरीर दो अलग चीजें नहीं हैं, शायद मन शरीर का ही एक गुण है। जब डेकार्ट ने यह सुना, वो गुस्से से तिलमिला गए। उन्होंने रेगियस को एक कड़ा पत्र लिखा, तुम मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहे हो। तुम जो कह रहे हो वो मेरी फिलॉसफी नहीं है। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं सार्वजनिक रूप से तुम्हारा खंडन करूंगा। रेगियस ने जवाब दिया, आप बहुत कठोर हो रहे हैं, मैं सिर्फ आपके विचारों को विकसित कर रहा हूं। डेकार्ट ने लिखा, विकसित नहीं, विकरित कर रहे हो, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। दोस्ती टूट गई। एक और रिश्ता जो कभी करीबी था अब खत्म हो गया। डेकार्ट महसूस कर रहे थे कि वो एक बीच में फंसे हुए हैं। एक तरफ परंपरावादी जो उन्हें खतरनाक मानते थे, दूसरी तरफ कट्टरपंथी जो उनके विचारों को और आगे ले जाना चाहते थे। उन्होंने मर्सेन को लिखा, मैं अकेला हूं, मेरे दुश्मन मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, मेरे दोस्त मुझसे कुछ और चाहते हैं, और मैं बस सच्चाई चाहता हूं। 1647 की गर्मियों में डेकार्ट ने फ्रांस की एक छोटी यात्रा की। पेरिस में उनका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। युवा दार्शनिकों ने उन्हें घेर लिया, सवालों की बौछार लगा दी। सबने उनकी किताबें पढ़ी थीं, लेकिन डेकार्ट खुश नहीं थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, प्रसिद्धि एक अजीब चीज है। जब तुम अज्ञात होते हो तो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें जानें, और जब वे तुम्हें जानते हैं तो तुम चाहते हो कि वे तुम्हें अकेला छोड़ दें। सितंबर 1647। डेकार्ट वापस हॉलैंड आए, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। वो 51 साल के हो चुके थे, थके हुए, निराश। उन्होंने फिर से घर बदला, एक और गांव, एक और एकांत। एक शाम वो अपनी खिड़की से बाहर देख रहे थे। सूरज डूब रहा था, आकाश लाल था, खेतों में किसान काम खत्म करके घर लौट रहे थे। डेकार्ट ने सोचा, मैंने क्या पाया? प्रसिद्धि है, लेकिन साथ में दुश्मन भी। मैंने सच्चाई खोजी, शायद, लेकिन क्या किसी ने सुनी? कुछ ने, लेकिन ज्यादातर ने सिर्फ लड़ाई देखी। वो नहीं जानते थे कि उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। एक ऐसा निमंत्रण जो उन्हें दुनिया के सबसे उत्तरी छोर तक ले जाएगा। एक ऐसा फैसला जो उनकी आखिरी गलती साबित होगा। वो निमंत्रण स्वीडन से आने वाला था, स्वीडन की रानी से, रानी क्रिस्टीना से। अध्याय 8। 1635। एम्स्टर्डम के एक शांत मोहल्ले में डेकार्ट अपने किराए के घर में रहते थे। वो 39 साल के थे, अकेले, हमेशा की तरह। उनकी घरेलू नौकरानी का नाम था हेलेना जानस। वो एक साधारण डच महिला थी, पढ़ी लिखी नहीं लेकिन सुंदर। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी। कैसे शुरू हुआ ये कोई नहीं जानता। शायद एक नज़र, शायद एक बातचीत, शायद रोज रोज एक ही घर में रहने की आदत। डेकार्ट, वो महान दार्शनिक जो शरीर से मन को अलग करता था, अपने ही शरीर के आकर्षण से नहीं बच सका। हेलेना गर्भवती हो गई। 19 जून 1635 एक बच्ची का जन्म हुआ। डेकार्ट ने उसका नाम रखा फ्रांसाइन, अपनी मृत मां के सम्मान में। यह डेकार्ट का सबसे बड़ा रहस्य था। किसी को पता नहीं था, न मर्सेन को न किसी दोस्त को। वो क्यों से पाया? शायद शर्म से, शायद डर से कि समाज क्या कहेगा। वो एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, एक कैथोलिक, और उनकी एक नाजायज बेटी थी, एक नौकरानी से। लेकिन डेकार्ट ने हेलेना को छोड़ा नहीं। उन्होंने उसकी और फ्रांसाइन की देखभाल की, पैसे दिए, एक अलग घर में रहने की व्यवस्था की। और जब कोई नहीं देख रहा होता तो डेकार्ट फ्रांसाइन से मिलने जाते। वो छोटी लड़की काली आंखों वाली हंसमुख अपने पिता से लिपट जाती, पापा पापा। वो नहीं जानती थी कि ये आदमी पूरे यूरोप में प्रसिद्ध है। उसके लिए वो बस पापा थे। डेकार्ट पिघल जाते। वो महान तर्कशास्त्री जो हर चीज पर संदेह करता था, एक 5 साल की लड़की के सामने बिल्कुल असहाय था। एक बार उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, वो पन्ना जो उन्होंने किसी को नहीं दिखाया। आज फ्रांसाइन ने मुझसे पूछा कि तारे क्यों चमकते हैं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, पापा आप बहुत बोलते हो, बस मुझे दिखाओ और मैं समझ गया। कभी कभी देखना सोचने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 1640 फ्रांसाइन 5 साल की हो गई थी। डेकार्ट ने फैसला किया कि अब वो उसे छिपाकर नहीं रखेंगे। वो उसे फ्रांस ले जाएंगे, उसे अच्छी शिक्षा देंगे, शायद उसकी शादी भी एक सम्मानजनक परिवार में करा देंगे।
उन्होंने हेलेना को समझाया, उसने सहमति दी। डेकार्ट ने यात्रा की योजना बनाई, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सितंबर 1640 फ्रांसाइन बीमार पड़ गई। पहले तो बस हल्का बुखार लगा, फिर खांसी शुरू हुई, फिर सांस लेने में तकलीफ। डेकार्ट ने डॉक्टरों को बुलाया, सबसे अच्छे डॉक्टर, लेकिन उस समय दवाइयां सीमित थी। स्कारलेट फीवर ये बीमारी थी और इसका कोई इलाज नहीं था। 7 सितंबर 1640 सुबह के 4 बजे फ्रांसाइन की सांसें धीमी हो रही थीं। हेलेना रो रही थी। डेकार्ट उसका हाथ पकड़े बैठे थे। फ्रांसाइन ने आंखें खोलीं, धुंधली, थकी हुई। उसने अपने पिता को देखा, मुस्कुराने की कोशिश की। पापा, पापा, उसने फुसफुसाया। डेकार्ट के गले में कुछ अटक गया। हाँ बेटी, मैं यहीं हूं। क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? डेकार्ट, वो आदमी जो हमेशा सच बोलता था, जो कभी झूठ नहीं बोलता था, उसने कहा, हाँ तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक। फ्रांसाइन फिर मुस्कुराई। उसकी आंखें बंद हो गईं, उसकी सांस रुक गई। वो चली गई थी। डेकार्ट वहीं बैठे रहे, घंटों, हिले नहीं, बोले नहीं, बस उसका हाथ पकड़े रहे। वो ठंडा होता जा रहा था। हेलेना ने उनके कंधे पर हाथ रखा। मॉन्सियर, छोड़ दीजिए अब। डेकार्ट ने नहीं छोड़ा। सूरज निकला, रोशनी कमरे में आई, लेकिन डेकार्ट के लिए सब अंधेरा था। बाद में, बहुत बाद में, उन्होंने मर्सेन को लिखा, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख महसूस किया है, मेरी बेटी। वो वाक्य पूरा नहीं हुआ। कागज पर दाग थे, आंसुओं के। एक और पत्र में उन्होंने लिखा, मैं हमेशा सोचता था कि दार्शनिक दुख से ऊपर उठ सकता है, लेकिन अब मैं जानता हूं कि ये झूठ है। दुख इतना गहरा है कि कोई तर्क, कोई फिलॉसफी इसे कम नहीं कर सकती। फ्रांसाइन की मौत ने डेकार्ट को तोड़ दिया। वो महीनों तक कुछ नहीं लिख सके, बस अपने कमरे में बैठे रहते, खिड़की से बाहर देखते रहते। एक बार उन्होंने कहा, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है और मुझे इसके लिए सजा मिली है क्योंकि मैंने उसे छिपाया, क्योंकि मैं शर्मिंदा था। हेलेना भी टूट गई थी। डेकार्ट ने उसकी देखभाल जारी रखी, लेकिन दोनों के बीच अब वो नहीं रहा जो पहले था। वे एक साझा दुख से बंधे थे, लेकिन एक दूसरे से दूर हो गए थे। कुछ सालों बाद हेलेना की शादी हो गई, किसी और से। डेकार्ट ने उसे दहेज दिया, उसे विदा किया और फिर वो फिर से अकेले रह गए। लेकिन फ्रांसाइन की मौत में कुछ और भी किया। इसने डेकार्ट को भावनाओं को समझने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने देखा कि दुख सिर्फ मन में नहीं होता, वो शरीर में भी होता है। जब फ्रांसाइन मरी तो उनका सीना दुख रहा था, सचमुच दुख रहा था। उनका गला सूख गया था, उनके हाथ कांप रहे थे। मन और शरीर वे इतने अलग नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था। और इसी एहसास से जन्म हुआ उनकी आखिरी महान किताब का द पैशंस ऑफ द सोल, आत्मा के जुनून। 1645 से 1649 के बीच प्रिंसेस एलिजाबेथ के प्रोत्साहन से और अपने निजी अनुभव से डेकार्ट ने भावनाओं पर एक गहन अध्ययन लिखा। उन्होंने लिखा, भावनाएं शरीर की हरकतों से पैदा होती हैं और मन में महसूस होती हैं। वे मन और शरीर के बीच का पुल हैं। उन्होंने 6 बुनियादी भावनाओं की पहचान की: आश्चर्य, प्यार, नफरत, इच्छा, खुशी और दुख। दुख पर लिखते हुए उन्होंने लिखा कि दुख एक गहरी अप्रसन्नता है जो आत्मा को महसूस होती है। यह तब आता है जब हम कुछ खो देते हैं जिसे हम प्यार करते थे। क्या वो फ्रांसाइन के बारे में सोच रहे थे जब ये लिख रहे थे? निश्चित रूप से। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा कि हमें भावनाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। हम उन्हें समझ सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं और फिर तर्क के साथ उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। यही ज्ञान है। ये स्टोइक दर्शन से प्रभावित था, वही दर्शन जो उन्होंने एलिजाबेथ को सुझाया था जब वे अवसाद में थीं। 1649 पैशंस ऑफ द सोल प्रकाशित हुई। यह डेकार्ट की सबसे व्यक्तिगत किताब थी। इसमें मैथमेटिक्स नहीं था, इसमें मेटाफिजिक्स कम था, इसमें सिर्फ इंसानियत थी। एक समीक्षक ने लिखा, यह किताब दिल से लिखी गई है। वो नहीं जानता था कि कितनी सच्चाई थी इस बात में। ये किताब सचमुच एक टूटे हुए दिल से लिखी गई थी। डेकार्ट ने किताब की एक प्रति अपने पास रखी। पहले पन्ने पर उन्होंने एक नाम लिखा, हाथ से, बहुत छोटे अक्षरों में, जो शायद ही दिखता था, फ्रांसाइन के लिए। उनकी बेटी 9 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन वो हमेशा उनके दिल में थी, हर शब्द में, हर विचार में। ये डेकार्ट का सबसे बड़ा रहस्य था।
और सबसे बड़ा दुख, वो महान रचक शास्त्री जिसने पूरी दुनिया को सोचना सिखाया, अपनी बेटी को बचा नहीं सका। वो दार्शनिक जिसने मन और शरीर को अलग किया, अपने दिल के दर्द से अलग नहीं हो सका। शायद यही उनकी सबसे बड़ी खोज थी कि हम सब, दार्शनिक हों या नहीं, इंसान हैं, और इंसान होने का मतलब है महसूस करना, प्यार करना और खोना। अध्याय 9, फरवरी 1649। डेकार्ट के एम्स्टर्डम के घर में एक पत्र आया। मोम की मुहर पर 3 ताज थे, स्वीडन का शाही चिन्ह। डेकार्ट ने पत्र खोला। पहली लाइन पढ़ी, महामहिम रानी क्रिस्टीना, स्वीडन की शासक, आपको स्टॉकहोम के शाही दरबार में आमंत्रित करती हैं। डेकार्ट रुक गए। स्वीडन? वो तो यूरोप के सबसे उत्तरी छोर पर था, जहां सर्दी में सूरज ठीक से निकलता भी नहीं, जहां ठंड इतनी होती है कि नदियां जम जाती हैं। उन्होंने आगे पढ़ा, मैं दर्शन का अध्ययन करना चाहती हूं। आपके विचारों ने मुझे मोहित किया है। मैं चाहती हूं कि आप मेरे निजी शिक्षक बने। आपको शाही सम्मान और उदार वेतन दिया जाएगा। यह कोई साधारण निमंत्रण नहीं था, ये एक रानी का आदेश था। रानी क्रिस्टीना उस समय 23 साल की थीं। असाधारण रूप से बुद्धिमान, वो कई भाषाएं बोलती थीं, दर्शन, इतिहास, राजनीति में रुचि रखती थीं। पुरुषों के कपड़े पहनती थीं, घोड़े पर सवारी करती थीं, शिकार करती थीं। यूरोप की सबसे अजीब और सबसे दिलचस्प शासकों में से एक थीं, और उन्हें डेकार्ट चाहिए थे। डेकार्ट ने पत्र मेज पर रख दिया। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। एम्स्टर्डम की नहरों में नावें तैर रही थीं। ये फरवरी थी, लेकिन यहां अभी भी बर्दाश्त करने लायक ठंड थी। स्वीडन, वहां तो अभी बर्फ ही बर्फ होगी। उन्होंने तय किया वो नहीं जाएंगे। उन्होंने विनम्र जवाब लिखा, महामहिम, मैं अत्यंत सम्मानित महसूस करता हूं, लेकिन मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, बीमार। आपके देश की कठोर जलवायु मेरे लिए घातक हो सकती है। कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन क्रिस्टीना हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने फिर लिखा, फिर तीसरी बार, हर बार और भी जोर देकर। उन्होंने अपने फ्रांसीसी राजदूत को डेकार्ट को मनाने भेजा। राजदूत ने कहा, महोदय, ये एक रानी का आमंत्रण है, मना करना ये असम्मानजनक होगा। मर्सन ने पेरिस से लिखा, रेने, ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। एक रानी तुम्हें बुला रही है। तुम्हारे विचार एक साम्राज्य को प्रभावित करेंगे। प्रिंसेस एलिजाबेथ ने लिखा, मैं जानती हूं कि तुम नहीं जाना चाहते, लेकिन शायद ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यहां तुम्हें इतनी परेशानी है, वहां शांति मिलेगी। धीरे धीरे डेकार्ट का संकल्प कमजोर पड़ने लगा। वो 53 साल के थे, थके हुए। हॉलैंड में उनके दुश्मन थे। वोटियस अभी भी उन्हें परेशान कर रहा था। शायद वो सोचा एक नई शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन उनके मन के कोने में एक आवाज फुसफुसा रही थी, मत जाओ, ये गलती होगी। उन्होंने उस आवाज को अनसुना कर दिया। सितंबर 1649, डेकार्ट ने अपना सामान पैक किया, किताबें, पांडुलिपियां, कपड़े, एक छोटा सा संदूक जिसमें फ्रांसीन की कुछ चीजें थीं, एक छोटी गुड़िया, एक फीता। उन्होंने अपने एम्स्टर्डम के घर को आखिरी बार देखा। 20 साल उन्होंने हॉलैंड में बिताए थे। यहाँ उन्होंने अपनी सारी महान किताबें लिखी थीं। यहाँ उन्हें प्यार मिला था, बेटी मिली थी, दुख मिला था। उन्होंने दरवाजा बंद किया, चाबी मोड़ी, फिर मुड़े नहीं। 1 अक्टूबर 1649, डेकार्ट स्वीडिश व युद्धपोत पर सवार हुए। रानी ने खुद जहाज भेजा था, एक शाही सम्मान। जहाज ने हॉलैंड का तट छोड़ा, उत्तर की ओर बढ़ा। समुद्र ठंडा होता जा रहा था, हवा तेज होती जा रही थी। यात्रा कठिन थी। डेकार्ट को समुद्री बीमारी हो गई। वो अपने केबिन में लेटे रहे, छत को घूरते रहे। जहाज की लकड़ी चरचराती रही। एक रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मुझे लगता है कि मैंने गलती की है, लेकिन अब वापस लौटना असंभव है। 15 अक्टूबर, जहाज स्टॉकहोम के बंदरगाह पर पहुंचा। डेकार्ट डेक पर आए और जो वो देखा उससे उनका दिल बैठ गया। बर्फ, हर तरफ बर्फ। आकाश धूसर था, हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेने पर फेफड़ों में चुभती थी, और सूरज मुश्किल से दिख रहा था, एक धुंधली कमजोर रोशनी। बंदरगाह पर शाही गाड़ी इंतजार कर रही थी। डेकार्ट को महल ले जाया गया। महल विशाल था, लेकिन ठंडा। पत्थर की दीवारें, ऊंची छतें, चिमनियां तो थीं, लेकिन ठंड फिर भी खुस आती थी। रानी क्रिस्टीना से मुलाकात हुई। वो छोटी कद की थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति शक्तिशाली थी। तेज आंखें, सीधी मुद्रा,
उन्होंने पुरुषों की पोशाक पहनी हुई थी। महोदय डेकार्ट, उन्होंने फ्रेंच में कहा, आखिरकार आप आ गए, मैं बहुत उत्साहित हूं। डेकार्ट ने झुककर अभिवादन किया। महामहिम, मैं आपकी सेवा में हूं। बहुत अच्छा, क्रिस्टीना मुस्कुराई। हम हर सुबह 5 बजे पाठ शुरू करेंगे। डेकार्ट चौंक गए। 5 बजे सुबह? हां, मैं जल्दी उठती हूं, यह सबसे अच्छा समय है, दिमाग ताजा होता है। डेकार्ट ने कुछ कहना चाहा लेकिन रुक गए। ये एक रानी थीं, आप रानी से बहस नहीं करते, लेकिन उनके मन में एक आवाज चिल्ला रही थी, 5 बजे? सर्दी में? मैं जो पूरी जिंदगी दोपहर तक बिस्तर में रहा हूं। पहला पाठ अगली सुबह था। 4 बजे डेकार्ट को जगाया गया। बाहर अभी भी अंधेरा था, बर्फ गिर रही थी, ठंड इतनी थी कि पानी भी जम गया था। डेकार्ट ने कांपते हुए कपड़े पहने, 3 शॉल ओढ़ी, फिर महल की लंबी ठंडी गलियारों से होते हुए पुस्तकालय में पहुंचे। रानी पहले से वहां थी, ताजा, जागृत, उत्साहित। आइए महोदय, आज हम मेटाफिजिक्स पर चर्चा करेंगे। डेकार्ट बैठ गए। उनके दांत कटकटा रहे थे। उन्होंने बोलना शुरू किया लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। 2 घंटे वो उस ठंडे पुस्तकालय में बैठे रहे। जब पाठ खत्म हुआ तो डेकार्ट अपने कमरे में लौटे। वो बिस्तर पर गिर गए। उनका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उन्होंने अपने कंबल में सिकुड़कर सोचा, ये कितने दिन चलेगा? अगली सुबह फिर वही, और उसके अगले दिन भी। हर सुबह 5 बजे, हर सुबह वो ठंडी यात्रा, हर सुबह वो जमा देने वाली ठंड। क्रिस्टीना बहुत बुद्धिमान थी। वो अच्छे सवाल पूछती थी, लेकिन वो ये नहीं समझ रही थी कि डेकार्ट की सहन शक्ति की एक सीमा थी। नवंबर, डेकार्ट को खांसी शुरू हो गई, हल्की सी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दिसंबर, खांसी बढ़ गई, अब फीवर भी था। फ्रांसीसी राजदूत ने कहा, महोदय आप डॉक्टर को दिखाइए। डेकार्ट ने मना कर दिया, मैं खुद एक तरह का डॉक्टर हूं, मैं अपना ख्याल रख सकता हूं। लेकिन वो नहीं रख सके। जनवरी 1650, स्वीडन की सबसे कठोर ठंड का महीना। बाहर का तापमान -20 डिग्री। डेकार्ट अब और ज्यादा बीमार हो गए। बुखार तेज था, खांसी में खून आने लगा। क्रिस्टीना ने अपने शाही डॉक्टर भेजे। उन्होंने कहा, निमोनिया, फेफड़ों में संक्रमण। उस समय निमोनिया का कोई इलाज नहीं था, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं थे। फरवरी की पहली हफ्ता, डेकार्ट बिस्तर पर लेटे थे। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फ्रांसीसी राजदूत बगल में बैठा था। महोदय, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? डेकार्ट ने अपनी आंखें खोली, धीरे से मुस्कुराए। हां, उन्होंने फुसफुसाया, मुझे गर्म करो। लेकिन कोई उन्हें गर्म नहीं कर सका। ठंड अब उनके अंदर थी, उनकी हड्डियों में, उनके खून में। 11 फरवरी 1650, सुबह 4 बजे। रेने डेकार्ट, वो महान दार्शनिक जिसने सोचा मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, ने आखिरी सांस ली। वो 59 साल के थे। बाहर बर्फ गिर रही थी, स्टॉकहोम सो रहा था और दुनिया को अभी भी पता नहीं था कि उसने क्या खो दिया। अध्याय 10। 11 फरवरी 1650, स्टॉकहोम, सुबह के 4 बजे। डेकार्ट के कमरे में मोमबत्तियां जल रही थीं। फ्रांसीसी राजदूत ने उनकी आंखें बंद की, एक सफेद चादर उनके ऊपर डाल दी। खिड़की के बाहर बर्फ चुपचाप गिर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश भी शोक मना रहा है। राजदूत ने रानी क्रिस्टीना को सूचना भेजी। जब उन्हें खबर मिली वो कुछ देर चुप रहीं, फिर धीरे से बोलीं, मैं चाहती थी कि वो मेरे साम्राज्य को रोशन करें, लेकिन शायद मैंने उस रोशनी को ही बुझा दिया। क्या वो अपराध बोध था? शायद, लेकिन इतिहास में क्रिस्टीना ने कभी खुलकर माफी नहीं मांगी। डेकार्ट का शव स्टॉकहोम में ही दफनाया गया, एक छोटी सी कैथोलिक कब्रिस्तान में जो विदेशियों के लिए था। कोई भव्य समारोह नहीं हुआ, बस कुछ फ्रांसीसी राजनयिक, कुछ व्यापारी। एक साधारण पत्थर रखा गया, उस पर खुदवाया गया, यहां रेने डेकार्ट आराम कर रहे हैं। लेकिन डेकार्ट की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब खबर पेरिस पहुंची तो पूरे यूरोप के बौद्धिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। मर्सिन, उनका सबसे पुराना दोस्त, रोने लगे। उन्होंने लिखा, मैंने अपने युग का सबसे महान दिमाग खो दिया, वो मेरा भाई था। प्रिंसेस एलिजाबेथ ने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया, 3 दिन तक किसी से मिली नहीं। बाद में उन्होंने लिखा, वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे सिर्फ एक राजकुमारी नहीं बल्कि एक सोचने वाले इंसान के रूप में देखा। लेकिन कुछ लोग खुश भी थे। वोइटियस, डेकार्ट का पुराना दुश्मन,
उसने कहा, भगवान का न्याय हुआ। वो व्यक्ति जिसने संदेह फैलाया अब खुद मिट्टी में मिल गया। लेकिन वोइटियस गलत था। डेकार्ट मिट्टी में नहीं मिले, उनके विचार अभी शुरू ही हुए थे। 1663 डेकार्ट की किताबें कैथोलिक चर्च की निषिद्ध पुस्तकों की सूची में डाल दी गईं। चर्च ने कहा, ये किताबें खतरनाक हैं, ये युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाती हैं। लेकिन जब चीजें प्रतिबंधित होती हैं तो लोग उन्हें और ज्यादा पढ़ते हैं। डेकार्ट की किताबों की चोरी छपाई होने लगी, गुप्त रूप से पढ़ी जाने लगीं और धीरे धीरे वे पूरे यूरोप में फैल गईं। 1666 फ्रांस ने डेकार्ट के शव को वापस लाने का फैसला किया। आखिरकार वो एक फ्रांसीसी प्रतिभा थे। लेकिन जब कब्र खोदी गई तो एक अजीब बात हुई। एक स्वीडिश अधिकारी जो डेकार्ट का प्रशंसक था, उसने उनकी खोपड़ी चुरा ली। उसने सोचा, इस महान दिमाग की खोपड़ी को संभाल कर रखना चाहिए। तो डेकार्ट का शरीर पेरिस गया, लेकिन उनका सिर स्वीडन में रह गया। ये एक अजीब, लगभग हास्यपद घटना थी। वो दार्शनिक जिसने मन और शरीर को अलग किया, अब सचमुच अलग हो गया। उनकी खोपड़ी अंततः 1821 में फ्रांस लौटी और अब पेरिस के म्यूजे दिलोम में रखी है। पेरिस में डेकार्ट को सम्मान के साथ दफनाया गया। अब वो एक हीरो थे, एक शहीद, एक प्रतिभा जिसे दुनिया ने नहीं समझा। लेकिन असली सवाल यह है कि डेकार्ट ने दुनिया को क्या दिया? बहुत कुछ, बहुत बहुत कुछ। गणित में उन्होंने एनालिटिकल ज्योमेट्री का आविष्कार किया। आज भी हर स्टूडेंट XY ग्राफ पर पॉइंट्स प्लॉट करता है। वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डेकार्ट का है। उनके बिना आधुनिक गणित, भौतिकी, इंजीनियरिंग सब अधूरे होते। विज्ञान में उन्होंने दिखाया कि प्रकृति के नियम गणितीय हैं, कि हम ब्रह्मांड को तर्क से समझ सकते हैं। न्यूटन, आइंस्टीन वे सब डेकार्ट के कंधों पर खड़े थे। दर्शन में उन्होंने आधुनिकता की शुरुआत की। उनसे पहले सत्य बाहर था, किताबों में, चर्च में, परंपरा में। डेकार्ट ने कहा, नहीं, सत्य अंदर है, तुम्हारे तर्क में, तुम्हारी चेतना में। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ये वाक्य व्यक्ति को केंद्र में ले आया। इसी विचार से जन्मी ज्ञानोदय, लोकतंत्र, व्यक्तिगत अधिकार, वैज्ञानिक क्रांति, ये सब डेकार्ट की धरोहर है। लेकिन क्या वो सब कुछ सही थे? नहीं। उनका मन शरीर द्वैतवाद आज ज्यादातर दार्शनिक और वैज्ञानिक इसे अस्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि मन और शरीर अलग नहीं है, चेतना मस्तिष्क से अविभाज्य है। उनका तर्क कि जानवरों में चेतना नहीं है, यह क्रूर और गलत साबित हुआ। आज हम जानते हैं कि जानवर दर्द महसूस करते हैं, भावनाएं रखते हैं। उनका ईश्वर का प्रमाण कमजोर है, चक्रीय तर्क है। लेकिन महान विचारक की पहचान ये नहीं है कि वो हर बात में सही था। महान विचारक वो है जो सही सवाल पूछता है, जो दूसरों को सोचने पर मजबूर करता है। और डेकार्ट ने वही किया। आज 375 साल बाद हम अभी भी उनके सवालों से जूझ रहे हैं। कैसे पता करें कि क्या असली है? कैसे जानें कि हम मैट्रिक्स में नहीं हैं? चेतना क्या है? मशीनें सोच सकती हैं क्या? मन और मस्तिष्क का रिश्ता क्या है? ये सब डेकार्ट के सवाल हैं। और शायद उनकी सबसे बड़ी धरोहर ये है सवाल पूछने का साहस, संदेह करने का साहस, सब कुछ पर, परंपरा पर, अधिकार पर, यहां तक कि अपने विश्वासों पर भी। लेकिन साथ ही उस संदेह से सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता खोजने का साहस। डेकार्ट का जीवन आसान नहीं था। उन्होंने अपनी मां खोई, अपनी बेटी खोई, अपना घर खोया। उन्हें प्रताड़ित किया गया, धमकाया गया। उन्होंने अकेलापन झेला, ठंड झेली, लेकिन उन्होंने कभी सोचना बंद नहीं किया। और शायद यही उनका असली संदेश है कि जीवन कठिन है, कि दुख आएगा, कि आप गलतियां करेंगे, लेकिन जब तक आप सोच रहे हैं, जब तक आप सवाल पूछ रहे हैं, जब तक आप सत्य की खोज कर रहे हैं, आप जिंदा हैं, आप मौजूद हैं। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यह सिर्फ एक दार्शनिक सूत्र नहीं है, यह एक जीवन का मंत्र है, एक याद दिलाने वाली घोषणा है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा दिमाग है। और रेने डेकार्ट, वो कमजोर बच्चा जो बिस्तर पर लेटकर छत को घूरता था, वो डरा हुआ दार्शनिक जो हॉलैंड की गलियों में छिपता था, वो टूटा हुआ पिता जो अपनी बेटी को नहीं बचा सका, वो हमें दिखाता है कि एक व्यक्ति सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से पूरी दुनिया को बदल सकता है। उनकी कब्र पर आज भी लोग जाते हैं, फूल रखते हैं,
धन्यवाद कहते हैं। और कहीं शायद डेकार्ट की आत्मा मुस्कुरा रही है और सोच रही है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, और जब तक लोग सोचते रहेंगे मैं हमेशा रहूंगा। और इस तरह समाप्त होती है रेने डेकार्ट की असाधारण जीवन यात्रा, एक कमजोर बीमार बच्चे से लेकर आधुनिक दुनिया के जनक तक का सफर। डेकार्ट की कहानी हमें सिखाती है कि महानता किसी एक पल में नहीं मिलती, वो जीवन भर के संघर्ष में, सवालों में, साहस में और कभी-कभी दर्द में छिपी होती है। उन्होंने हमें दिखाया कि सोचने की हिम्मत रखना, परंपरा को चुनौती देना और अपनी राह खुद बनाना ही असली जीवन है। उन्होंने अपनी माँ खोई, अपनी बेटी खोई, अपना घर खोया, लेकिन उन्होंने कभी सोचना बंद नहीं किया। और आज 350 साल बाद भी उनके विचार जीवित हैं। हर उस व्यक्ति में जो सवाल पूछता है, जो संदेह करता है, जो सच्चाई की खोज करता है। दोस्तों, अगर आपको रेने डेकार्ट की जीवनी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो महान लोगों के कहानियों से प्रेरणा लेते हैं। किताबों से सीखा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि इतिहास के उन महान व्यक्तित्वों से मिलते हैं जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। हम उनके संघर्षों से सीखते हैं, उनकी असफलताओं से समझते हैं और उनकी सफलताओं से प्रेरणा लेते हैं। कमेंट में हमें जरूर बताइए डेकार्ट के जीवन का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। क्या उनकी बेटी को खोने का दर्द, उनका प्रिंसेस एलिजाबेथ के साथ बौद्धिक रिश्ता, या फिर उनका ये विश्वास कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। हमें आपके विचार जानने में बहुत दिलचस्पी है। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और महान व्यक्तित्व की जीवनी लाएं तो वो नाम भी कमेंट में लिखिए। तो मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, सूझते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि जैसा डेकार्ट ने कहा था, जब तक आप सोच रहे हैं